कस्टमाइज्ड हैंडमेड लेदर बैग्स का ब्रांड कियारोस्कूरो की स्टार्टअप जर्नी, मुंबई में हुए सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर मीट टाई की हाइलाइट्स और अपना खुद का कारोबार शुरू करने की छोटी पहल। इस सब के साथ मैं हर्षदा सावंत फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर लेकर। सिंपल हो या स्टाइलिश, एक लुक को पूरा करने में एक गुड लुकिंग बैग की अहमियत हम सब जानते हैं, लेकिन स्टाइल के साथ आपका हैंडबैग कन्वीनियंट भी होना चाहिए। महिला कंज्यूमर की नब्ज पहचानते हुए स्मृति सेन ने कस्टमाइज्ड लेदर हैंडबैग स्टार्टअप कियारोस्कूरो को 4 साल पहले लॉन्च किया और इसकी खासियत यही है कि आप अपने बैग के कंपार्टमेंट्स को खुद डिजाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसी छोटी शुरुआत के बाद दुनिया का दिल जीत रहा है ये स्टार्टअप। छोटा ही सही, लेकिन कारोबार ऐसा हो जिसकी ओर ग्राहक पहली नजर में आकर्षित हो जाए। कुछ ऐसा ही सपना था स्मृति सेन का। इसलिए फैशन की पढ़ाई और मटेरियल की समझ को कारोबार के रूप में ढालने का मौका मिला। तब स्मृति ने शुरू किया अपना पहला वेंचर कियारोस्कूरो। अपसाइकल लेदर से खूबसूरत बैग्स बनाने का काम कियारोस्कूरो करता है। मैंने घर से ही शुरुआत की थी। जैसे आजकल ये काफ़ी बज़वर्ड हो गया है होम ग्रोन बिजनेस, लेकिन एक्चुअली मेरा होम ग्रोन ही है। मैं छोटा सा घर था 2 BHK, उसमें मैंने 1 बेडरूम में अपना कारखाना शुरू किया। एक मशीन थी तो काफ़ी टेबल हो गए हैं। उस टाइम पे एक टेबल था और एक ही हमारे कारीगर थे, ऑलराउंडर मास्टर वगैरह, और हम दोनों बैठ के बैग बनाते थे 1 साल तक। इनफैक्ट हमने इतने सारे बैग बनाए, लेकिन मैंने किसी को बेचे नहीं। हमने वेबसाइट बनाई। ऑनलाइन करने में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। आजकल काफ़ी अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। और वेबसाइट लाइव हो गई एंड थोड़ा थोड़ा करके जैसे सेल्स हुई, हमने अपना बैकएंड बढ़ाया है। कियारोस्कूरो बैग बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्रीज और बड़े मैन्युफैक्चरर्स से अनयूज्ड या एक्स्ट्रा लेदर को सोर्स करती है। इसके बाद इसे वर्कशॉप में लाया जाता है, जहां इसमें इस्तेमाल के हिसाब से काट छांट की जाती है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद कारीगर डिजाइन के हिसाब से लेदर को बैग की शक्ल में ढालते हैं। बैग्स को ऑर्डर बेसिस पर ही बनाया जाता है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगता है, इसलिए हर ऑर्डर से पहले ग्राहकों को 7 से 14 दिन का डिलीवरी टाइम दिया जाता है। कियारोस्कूरो फोकस करता है कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस पर, इसलिए फॉलो करता है सिंगल आर्टिसन मॉडल को। यानी कि आपके लेदर बैग के लिए लेदर कटने से लेकर फाइनल बटन लगने तक सारा काम एक ही आर्टिसन करता है। कियारोस्कूरो के लिए ग्राहकों के साथ सीधा कनेक्शन बनाना बेहद अहम है। इसके लिए कंपनी हर ऑर्डर को एक कारीगर को सौंपती है। इन कुशल कारीगरों को पहचान देने के लिए कंपनी बैग डिलीवरी के साथ कारीगर का नाम और फोटोज भी भेजती है। अपने ग्राहकों से जुड़े रहने के लिए आफ्टर सेल सर्विस जैसे रिपेयर या रीकलर जैसी सुविधा भी कंपनी ग्राहकों को देती है। आप जब वेबसाइट पे जाते हैं, आपको एक डिज़ाइन की रेंज मिलती है, अलग अलग शेप्स में, अलग कलर्स में, लेदर्स में, डिपेंडिंग ऑन आपकी यूटिलिटी का रिक्वायरमेंट क्या है। आपको ट्रैवल करना है, आपको लैपटॉप बैग चाहिए, आपको स्लिंग चाहिए, आपको वॉलेट चाहिए, जो भी चाहिए, और आप ऑप्शंस देखते हो, आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक कारीगर असाइन होता है आपके ऑर्डर के लिए, और वो आपका जो भी आपका ऑर्डर है, जो बैग है, वो बनाता है। हम एक लीड टाइम मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया और झटपट बैग हमने कुरियर कर दिया। हमारा एक थोड़ा लीड टाइम होता है 7 to 15 डेज़, जो भी है। हमारे कस्टमर्स भी बहुत पेशेंट है। कियारोस्कूरो का रेवेन्यू सेल्स के जरिए ही आता है। कंपनी अपने 4 साल के सफर में टर्नओवर को 10 गुना बढ़ा चुकी है। आज कंपनी महीने में 180 से 220 ऑर्डर्स प्रोसेस कर रही है। इस कारोबार की शुरुआत में स्मृति ने काफी मेहनत की, लेकिन कम लागत में ही काम की शुरुआत हुई। महज 2 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से एक मशीन और एक मास्टर जी के साथ स्मृति ने कियारोस्कूरो की नींव रखी। लेकिन बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ अब निवेश भी बढ़ रहा है।
और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लेबर जुटाने में। सबसे ज़्यादा अभी भी इन्वेस्टमेंट जैसे हम मॉडल चला रहे हैं वो लेबर है, वो मैन पावर है। वी आर लेबर इंटेंसिव बिकॉज हम लोग आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन। आई नो कि अगर हम आउटसोर्स करें तो हमारी काफ़ी कॉस्ट कम हो सकती हैं, लेकिन वो मेरी विजन नहीं है। मेरी विजन हमेशा रही है कि हमारा अपना सेटअप हो, हमारे अपने लोग हो और हमारे साथ ग्रो करें और हम हमारी क्वालिटी पे और सर्विस पे कंट्रोल हो। जो चीज़ें सिर्फ आपकी प्रोडक्शन अपनी हो तो आप ये कंट्रोल रख सकते हो। फिर एक इनोवेशन भी हो सकती है प्रोडक्ट में, बड़ी सारी चीज़ें होती है जो आपका अपना सेटअप हो तो आप कर पाते हो। दिल्ली एनसीआर के साथ शुरू हुआ कियारोस्क्यूरो का सफर आज देश भर के साथ साथ विदेशों में भी पहुंच रहा है। कंपनी महाराष्ट्र, कर्नाटका और हैदराबाद के बड़े शहरों में तो अपनी पकड़ मजबूत कर ही रही है, साथ ही यूएस, जर्मनी, नॉर्दर्न यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में भी पहुंच बनाने की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन स्मृति फिलहाल घरेलू मार्केट पर ही फोकस करना चाहती है। ऐसा करने में ई कॉमर्स को मिली तेजी और कंज्यूमर बिहेवियर में आ रहे बदलाव से कियारोस्क्यूरो को अच्छा फायदा मिल रहा है। वो ऑनलाइन ख़रीदने के तौर तरीके, कार्ड पेमेंट्स, शिपिंग, वेटिंग, ईमेल्स चेक करना, ये सारे प्रोसेसेस जो बड़ी बार हमारे ए और बी टाउन के लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। छोटे शहरों वाले बहुत इसमें फ़ास्ट हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं, तो हमें एक्चुअली वहाँ से बहुत हेल्दी ऑर्डर्स मिलते हैं। लेदर बैग्स और एक्सेसरीज में लोकल और ब्रांडेड समेत कई मंझे हुए प्लेयर्स मौजूद है, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में कियारोस्क्यूरो अपनी कस्टमर सर्विस और कारीगरों को अपनी ताकत मानती है। इसीलिए स्टार्टअप आने वाले वक्त में एक्सपेंशन के लिए अपनी टीम को बढ़ाने पर खास फोकस कर रही है, जिससे ग्राहकों के लिए वेटिंग पीरियड को कम किया जा सके। साथ ही इस साल कंपनी अपने पहले स्टोर की भी शुरुआत करने की तैयारी में है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भीड़ भाड़ वाले सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट, आकर्षक डिजाइन्स, यूनिक ऑफरिंग, आफ्टर सेल सर्विस जैसी बेसिक्स को पक्का करना ही होगा। इसके आगे फंड्स, मार्केटिंग, सेल्स जैसे फ्रंट्स पर भी महारत हासिल करनी होगी। आजकल ऑनलाइन सेल और डिजिटल मार्केटिंग जैसे टूल्स की मदद से ग्राहकों तक पहुंच बनाना आसान हुआ है, लेकिन लंबे समय में रेस का हिस्सा बनना हो तो फाउंडेशन मजबूत बनाने पर समय और पैसों का निवेश जरूरी है। भावना सती, दिल्ली। सबसे बड़े ग्लोबल एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप समिट टाइकॉन का आयोजन मुंबई में हुआ। देश और दुनिया भर से इकट्ठा हुए स्टार्टअप कम्युनिटी के दिग्गजों से बात की मेरी सहयोगी सिल्की सिंह ने। मुंबई में हुए टाइकॉन के 10वें एडिशन में स्टार्टअप जगत के कई सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर्स, वेंचर कैपिटल और पीई फंड्स ने हाजिरी लगाई। इस आयोजन के दौरान इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने नए एंटरप्रेन्योर्स से बिजनेस पिच, फंडिंग और बिजनेस स्केल अप करने के चैलेंजेस पर चर्चा तो की ही, साथ ही कॉन्फ्रेंस में उनके साथ नेटवर्किंग भी किया। इस तरह के आयोजन नए दम के बिजनेसेस और निवेशकों को जुड़ने का मौका देते हैं और इस मौके को हासिल करने की कोशिश निवेशक और एंटरप्रेन्योर दोनों तरफ से होती दिखाई दी। हमारे साथ खास बातचीत में ग्रोथ स्टोरी के के गणेशा हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अभी स्टार्टअप कम्युनिटी जो एंजल टैक्सेशन के पूरे जो प्रॉब्लम से गुजर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 2000 स्टार्टअप कंपनियों को नोटिस भेजा गया है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को और क्या आपको लगता है कि स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स के एम्बिट से निकाल देना चाहिए? हाँ, एब्सोल्युटली। ये जो 2012 में ये एंजल टैक्स का जिक्र हुआ था और तब से चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी जो है सडनली इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा हो गया है एंजल टैक्स से। ये देखिए, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री एंजल टैक्स नहीं रखती। इनफैक्ट बाकी सब कंट्रीज़ में एंजल इन्वेस्टर को उनको प्रमोशन दिया जाता है, टैक्स रिबेट दिया जाता है और इंकरेज किया जाता है कि एंजल्स इन्वेस्ट करें स्टार्टअप में, जॉब्स क्रिएट हों। इंडिया ऐसी ओनली कंट्री है जहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट आया है। ये यूनिक मेड इन इंडिया काइंड ऑफ सिचुएशन है। ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इसके अलावा बाकी सब स्टेप्स जो इस गवर्नमेंट ने लिया है, प्रो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता है, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नीति आयोग, DIPP,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑल ऑफ देम, जैसे और फंड ऑफ फंड्स सेबी के थ्रू जो भी स्टेप्स लिए हैं, चाहे अटल टिंकरिंग लैब्स, ऑल स्टेप्स एक्सट्रीमली सपोर्टिव हैं। ये एक ही चीज़ है जो पूरा एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहा है। और आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे, किसी भी स्टार्टअप से बात करेंगे, सबसे बड़ी चिंता का विषय ये एंजल टैक्स है। इसको कम्प्लीटली अबॉलिश करना चाहिए। थोड़े थोड़े स्मॉल बैंडेड देके, थोड़े थोड़े स्टेप देके इससे इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसको कम्प्लीटली रिमूव करना चाहिए। कहीं वर्ल्ड में नहीं होता है, इंडिया में भी नहीं होना चाहिए। आपसे हम, क्योंकि आप वेंचर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म भी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल फंडिंग की क्या सिचुएशन है, किस तरह का सिनेरियो है, क्योंकि यूएस और चाइना दोनों ही बड़ी इकोनॉमीज़ अभी स्लो डाउन से गुजर रही हैं। इसमें बहुत तकलीफ़ हो रही है क्या फ़ंड इकट्ठा करना स्टार्टअप्स के लिए? नहीं, इंडिया में तो अभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एंजल टैक्स के अलावा जिससे एंजल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, पीपल तो थोड़े रुके हुए हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, उसको एक तरफ रखते हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड्स, बहुत से फंड्स ने लास्ट 2018 में फंड्स रेज किए हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड पूल जो है फॉर स्टार्टअप काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा आप देखिए 2018 में फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा एग्जिट हुआ है, उससे बहुत लोगों ने पैसे बनाए हैं, वो सब एंजल इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप में। प्लस सेंटिमेंट बहुत अपबीट है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने दिखाया है कि इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको प्रॉफिटेबली एग्जिट कर सकते हैं। ये सब प्रूव हो गया है 2018 में। तो अभी मूड बहुत बुलिश है। दूसरी तरफ देखेंगे, रिलायंस जियो ने जैसे डेटा बैंडविड्थ रेट बहुत कम कर दिए हैं, स्मार्टफोन के रेट्स बहुत कम हो गए हैं। इंडिया में नेक्स्ट 300 मिलियन जो पीपल है, इंडिया 2 या भारत कहते हैं जिसको, वो लोग अभी स्मार्टफोन मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वर्नाकुलर वीडियो ही कंज्यूम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूम कर रहे हैं। तो आज के दिन ब्रांड्स को डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाके थ्रू दी वर्नाकुलर वीडियो, लोकल लैंग्वेज वीडियो से कंज्यूमर को एक्सेस करके प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने के बिजनेस मॉडल्स बना सकते हैं। सो अभी तो मूड बहुत बुलिश है। अपॉर्चुनिटी ऐसे लास्ट 20 ईयर्स में नहीं रही है, क्योंकि नेक्स्ट 300 मिलियन रूरल पॉपुलेशन को हम एड्रेस कर सकते हैं स्मार्टफोन और लो बैंडविड्थ रेट के जरिए। जो एफडीआई के नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से भी कई सारी अनसर्टेनिटी हो गई है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उन्हें उतनी दिख नहीं रही है। और हमने देखा है कि चाइना जैसे देश से भी एग्ज़िट किया है उन्होंने, जहाँ ज़रूरत बात करें अगर अमेज़ॉन की तो उसने चाइना मार्केट को एग्ज़िट किया है। तो आप कितना बड़ा कंसर्न मानते हैं ये जो नई एफडीआई पॉलिसी आई है ई कॉमर्स स्पेस के लिए, इसे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा है? शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि देखिए ये कंपनीज जो वॉलमार्ट हो या अमेज़ॉन हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट किया उन्होंने, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट किए हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स पर डे कंज्यूमर्स को डिलीवर करते हैं। सो बहुत बड़ा योगदान रहा इनको। ये इन्होंने किया है एज पर लॉस ऑफ द लैंड, पूरा लीगल एडवाइस लेके, ड्यू डिलिजेंस करके 100% कंप्लेंट इन्वेस्टमेंट किया है। सडनली ये नई पॉलिसी जो क्लैरिफिकेशन है आई है और नई पॉलिसी न्यू क्लॉसेस आए हैं, उसमें सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया है उनको एडजस्ट करने को, उससे बहुत दिक्कत पड़ता है। जो 1 साल 2 साल में हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं, 1 महीने में कोई चेंज नहीं कर सकता। सो मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि टू मच सडन है। ओके और शॉर्ट टर्म जो अनसर्टेनिटी है उसे लेके क्या आप देख रहे हैं कि फंडिंग भी डिक्लाइन करेगी, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम होंगे? नहीं, इन्वेस्टमेंट कम नहीं होंगी, लेकिन जो बड़ी एक्विजिशन है, $1 बिलियन की बड़ी बड़ी चीज़ें, वो सब होल्ड में रखेंगे। पीपल देखेंगे कि कैसे स्टेबल पॉलिसी कैसे होती है। स्टेबल पॉलिसी का मतलब न्यू पॉलिसी को लागू करने के लिए इनफ टाइम देना चाहिए, 1 महीने में नहीं होता कुछ। सो इसलिए अगर बड़ी बड़ी M&A जो होती हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन $1 बिलियन की, उसमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन स्टार्टअप अर्ली स्टेज फंडिंग में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ खास बातचीत में फाल्गुनी नायर है, जो कि Nykaa.com की फाउंडर हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी Nykaa एंटर कर रही है फैशन में, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं, क्योंकि अब तक आपने ब्यूटी स्पेस में काफ़ी कुछ कर लिया है। अब इस स्पेस में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? आई थिंक ब्यूटी स्पेस में पहले मार्केट इंडिया में काफ़ी छोटी थी, बिकॉज
एडवर्सिटी थी कि हर ब्यूटी प्रोडक्ट सब जगह मिलता नहीं था, बेस्ट ब्रांड्स अवेलेबल नहीं थे। तो नायका ने बहुत काम किया, हमने बहुत सी ब्रांड खास इंडिया लेके आए, उनको अपनी साइट पे लिस्ट किया और हमने काफ़ी एजुकेशन किया कस्टमर्स को। एंड 80% ऑफ आवर कस्टमर्स आर विमेन, सो वहाँ से क्यों लेके हम थोड़े से और बिजनेसेस ऐड करना चाहते हैं। तो अभी हमने लॉन्जरी बिज़नेस ऐड किया है और उसके बाद हम अब फैशन बिज़नेस ऐड कर रहे हैं। और हमें पता है कि विमेन आर लुकिंग फॉर स्टाइल्स, यू नो, उन्हें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जो कॉमन ना हो, जिसमें स्टाइल हो, जिसमें यूनिकनेस हो, और जो इंडिया में काफ़ी डिज़ाइनर्स है जो इजीली अवेलेबल नहीं है। हम चाहते हैं जो डिज़ाइनर बॉम्बे और दिल्ली में अवेलेबल है उनको हम पूरे इंडिया में पहुंचाएं। अ गर्ल फ्रॉम कानपुर, अ गर्ल फ्रॉम नागपुर शुड ऑल्सो बी एबल टू हैव एक्सेस टू दैट। तो वही सोच के हमने ब्यूटी बिज़नेस बढ़ाया था एंड इट डिड वेरी वेल। तो सेम प्रिंसिपल से हम फैशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो फ़िलहाल जैसे ब्यूटी में पहले आप एक मार्केट प्लेस थे, उसके बाद अपना खुद का जो रेंज है वो उतारा नायका का, वैसे ही क्या फ़ैशन के लिए भी आपके कुछ प्लान हैं? फैशन में भी हम पहले बिज़नेस, अभी हमारे पास 170 ब्रांड्स है वेबसाइट में, तो हम हमेशा कहते हैं हम रिटेलर पहले हैं। थोड़ा बहुत हम प्राइवेट लेबल कर लेते हैं बिकॉज हमें मार्केट में गैप मिलते हैं वो जो कोई फुलफिल नहीं कर रहा, तो हमें लगता है वो हम कर सकते हैं ऑफ़र। बट ओवरऑल हम पहले रिटेलर पहले हैं। पर नायका की भी ब्रांड है, नायका कॉस्मेटिक ब्रांड्स, जब हमने लॉन्च की तो हमें पता नहीं था कि कंज्यूमर को इतनी पसंद आएगी, दे लव इट सो मच। तो अब नायका कॉस्मेटिक इज़ सोल्ड ऑल ओवर इंडिया थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, थ्रू रिटेलर्स, इन अदर स्टोर्स लाइक लाइफस्टाइल स्टोर। सो सेम वे हम पहले तो रिटेल प्रेजेंस बिल्ड करेंगे, पर ओवर टाइम ऑल रिटेलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं भी ले लो, सेफोरा ले लो, आप बूट्स ले लो, पूरे वर्ल्ड में द रिटेलर्स डू हैव देयर ओन ब्रांड। ओके, फ़िलहाल आपके कितने स्टोर्स हैं और किस तरह से वहाँ उस फ्रंट पे आप एक्सपेंशन प्लान? अभी हमारे 33 स्टोर्स हैं, काफ़ी ऑल ओवर इंडिया है। तो जैसे कि इंदौर, भोपाल में स्टोर है, अभी सूरत में खुलने वाला है, अहमदाबाद में है, फिर ऑलरेडी कानपुर में स्टोर है, लखनऊ में खुलने वाला है। इन स्टोर्स को खोलने के लिए फंडिंग की भी ज़रूरत होगी, तो कुछ फंड रेजिंग प्लान्स भी हैं क्या? वी डोंट नीड दैट मच फंडिंग, पर हाँ थोड़े से वेयर हाउस खोलने हैं, थोड़े से स्टोर्स खोलने हैं, तो छोटा सा फंड रेज हम कर सकते हैं। बट ओवरऑल नायका इज़ already on a cash flow positive basis. It's a big company and a positive cash flow business. तो हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपके सामने रखेंगे वो तमाम आइडियाज ताकि आप शुरू कर सकें छोटे स्तर पर अपना बिजनेस। आज फोकस कन्फेक्शनरी कारोबार पर। क्या आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है बिजनेस शुरू करने के लिए? तो तेजी और डिमांड की कभी कमी ना आने वाले बिस्किट मेकिंग के बिजनेस को कैसे किया जाए समझ लीजिए। खपत और रिटर्न की गारंटी के चलते इस कारोबार के लिए फंड जुटाना मुश्किल नहीं है। सरकार की मुद्रा स्कीम के तहत आपको आसानी से लोन भी मिल जाएगा। इस तरह से बिस्किट, केक्स, चिप्स या ब्रेड बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के लिए प्लांट लगाने के लिए जगह, लो कैपेसिटी मशीनरी, रॉ मटेरियल में निवेश करना होगा। अब समझ ले बिस्किट प्लांट लगाने का खर्च। वर्किंग कैपिटल के तौर पर करीब 1.25 लाख रुपए आपको अलग से रखने होंगे। इसमें रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट, काम करने वालों की सैलरी, पैकिंग, टेलीफोन रेंट आदि का खर्च शामिल है। फिक्स कैपिटल के तौर पर 3.5 लाख रुपए रखने होंगे। इसमें हर तरह की मशीनरी और इक्विपमेंट का खर्च शामिल है। यानी कुल 5.5 लाख रुपए की लागत से बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की जा सकती है। इसमें आपकी जेब से सिर्फ 90,000 रुपए लगाकर बाकी रकम टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन के तौर पर जुटाई जा सकती है। अगर इस कारोबार का लेखा जोखा आंकड़ों में बताए तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर सालाना 14.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। टर्नओवर होगा करीब 20,38,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट पकड़ ले 6.25 लाख का। करीब 50,000 टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल का लोन सालाना ब्याज चुकाना होगा। इनकम टैक्स लगभग 13 से 15,000। अन्य खर्चों के लिए 70 से 75,000 रुपए रखने होंगे। वहीं नेट प्रॉफिट 4,06,000 रुपए तक सालाना आप कमा सकते हैं और इससे मंथली इनकम हो जाएगी 35 से 40,000 रुपए तक। 38% सालाना रिटर्न के हिसाब से 1.5 साल में पूरा इन्वेस्टमेंट निकल सकता है। तो देर किस बात की, कुछ मीठा या नमकीन शुरू किया जाए।
इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। आप हमसे संपर्क में भी रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए, या फिर आप सीधे ट्विटर पर मुझसे बात कीजिए। मेरा हैंडल है @AE अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।